नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रोज चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने पहले भाग में भूमि, दूसरे भाग में मृदा, आज हमारा जो तीसरा भाग है इसमें हम जल के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जल, पानी, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले माय फ्रेंड्स, हम इससे पहले जानना चाहेंगे कि जल होता क्या है। तो जल जीवन का आधार है। प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पानी पीने, खाना पकाने, स्नान करने, साफ सफाई करने, आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारी होती है लाइफ स्टाइल में, जैसे कृषि कार्य, औद्योगिक इकाई, इन सभी के लिए आवश्यक होता है। यही हमारा जल कहलाता है। ओके, अब यहाँ देखिए, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। बिल्कुल सही, जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब यानी यह सीमित है और यह पुनः निर्माण हो जाता है, स्वयं ही पुनः निर्माण हो जाता है। और भूपृष्ठ यानी कि जो हमारा धरती है उसका भाग, जो हमारा इसमें 3/4 कहने का तात्पर्य आपका है 4 भागों में से 3 भाग जो है वो पूरा का पूरा जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। इसलिए तो हम इसे जलग्रह कहते हैं ना। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। सुने, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, इसमें बोला जा रहा है कि हम जैसे देखिए कि 3.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पर जीवन की महासागर से ही प्रारंभ हुई थी। और इतना ही नहीं, हमारा 2/3 भाग जो है वो विविध प्रकार का पौधे, जंतु, इन सब से मतलब मदद करते हैं। और हमारा जो महासागर का जो जल है ना वो लवणीय है। लवणीय कहने का मतलब खरा यानी नमकीन है। और अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए जल की यह बताया जा रहा है कितना ज़्यादा हमारे पास इसके उपयोग करने की मात्रा है। तो यहाँ पर लवणीय होने के कारण हमारे पास कितना कम प्रतिशत जल है, सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2.7 ही ऐसा पानी है जो खरा नमकीन नहीं है। अदरवाइज जितने भी पानी है सारा का सारा लवणीय है, कहने का तात्पर्य खरा है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में भूपृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जी माय फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले तो यह बताया गया कि हमारे पास कितना प्रतिशत जल है। तो हमने अभी पढ़ा और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो जल है सिर्फ और सिर्फ 3/4 ही है। यहाँ पर 3/4 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 30% लैंड है और 70% वाटर है। हमने पहले भी लैंड भूमि में पढ़ा है कि हमारा 30% जो है वो लैंड यानी कि भूमि है और 70% जो है यानी कि 70% है वो वाटर है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 70% वाटर तो यानी 3 भाग पानी से ढका हुआ तो है, लेकिन यह पीने युक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लवणीय है, यानी कि ये खरा है और नमकीन पानी है। खरा होने का तात्पर्य है आप पी नहीं पाओगे ना, उसे पियोगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो जाएगी। हम नमक वाला पानी थोड़ा बहुत नमक डालकर पी सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नमक वाला पानी पिएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है ना। क्योंकि कहा जाता है ना कि नमकीन पानी पीने से भी आपकी प्यास बुझेगी नहीं। ऐसा होता है, एक व्यक्ति था जो नमकीन पानी
पिया यह सोच करके कि उसकी प्यास बुझेगी, क्योंकि प्यास लगी थी उस समय, उसके पास नॉर्मल जल नहीं था और जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार होकर के उसकी डेथ हो गई, यानी वो नहीं रहा। पता चला कि ये तो पानी पी रहा था, फिर भी वो उसे क्यों डिहाइड्रेशन हो रही थी, तो इसलिए क्योंकि वो नमकीन पानी ही बार बार पी रहा था। यदि हम नमक का उपयोग अत्यधिक शरीर में करते हैं तो उसे अब्सॉर्ब के लिए नॉर्मल पानी की ज़रूरत होती है, और नमक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा लेता है। तो यदि संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है कि पानी ज़्यादा हो, नमक कम हो। नमक बहुत अत्यधिक नहीं होना, एकदम कम अमाउंट होना चाहिए, 1% होना चाहिए, और लगभग 99% हमारे बॉडी में पानी होना चाहिए। लेकिन यदि आप ही बताओ, हमारे बॉडी में 70 से 80% हमारे बॉडी में यदि नमक की मात्रा होगी और सिर्फ 10 से 20% ही पानी होगी, तो एब्जॉर्ब करने के लिए वो नमक वाला पानी जो होगा उसमें तो टाइम टेकन लेगा ना। तो इसीलिए हमें नॉर्मल यानी कि सादा पानी हमारे बॉडी में रहना बहुत ही आवश्यक है, न कि नमक वाला पानी से। इसीलिए वो आदमी को डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि नमक वाला पानी पीने से ऑब्वियसली उसको सॉल्यूट होने में, एब्जॉर्ब करने में और भी बहुत चीज़ नियम जो हमारे बॉडी की जो रेगुलर करने की जो प्रक्रिया क्षमता वो थोड़ी घट सी जाती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए हमारे बॉडी को, या फिर ये भी आप ना सोचिए कि समुद्र का पानी है तो वो पी लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। वो ऐसा नहीं कि एकदम काम नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। वो वाटर वेपर के थ्रू हमारे बॉडी में आता ही है। जैसा कि यहाँ क्या गया, वायुमंडल में जल वाष्प के थ्रू हमारे ऊपर हमारे पास तो वो वापस आता ही है। तो वो कहीं और का नहीं, वो समुद्र का पानी के थ्रू ही ज़्यादातर उसमें वर्क होता है। लेकिन ऐसे हम यदि बात करेंगे ना नॉर्मल कि कितना होगा कितना नहीं, तो वो हमारे लिए यहाँ पर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो खारा पानी नहीं होगा, जो अलवणीय जल है, वो केवल 2 यानी 2.7% ही है, यानी 2.7% है। अब 2.7% तो है, लेकिन इसमें भी आपको 70% जो भाग है ना वो बर्फ बना हुआ, यानी बर्फ और हिमानियों के रूप में आपको मिलेगा। कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो इट मीन्स कहने का तात्पर्य हमारे पास कितना परसेंटेज वाटर है जिसे हम नॉर्मल पी सकते हैं, तो हमारे पास केवल और केवल 1% यानी 1% ही हमारे पास नॉर्मल पीने के लिए वाटर है, यानी 1% ही अलवणीय जल उपलब्ध है, जिनका हम उपभोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों में कर सकते हैं। और वो भी हमें प्राप्त कहाँ से होता है? भौम्य जल के थ्रू हमें नदियों, झीलों या फिर यही पृष्ठीय जल रूप ये सब वाष्प यानी वर्षा के थ्रू वापस हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जाया जा रहा है, क्या आप जानते हैं? मैं वर्ष 1975 में मानव उपभोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर के 6,000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। इसका कहने का तात्पर्य है कि देखिए कितना डिफरेंसेस आ गया हमारे पास। 1975 में यानी 1975 में जो जल का खपत थी वो 3,850 थी, लेकिन यही 2000 में बढ़ करके देखिए 6,000, यानी उसका डबल एक तरह से कहा जा सकता हो गई है। तो ये जल की देखिए कितनी उपयोगिता रही। यहाँ पर भी एक आपके लिए दिया गया है, इसे भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या कहा जाए ज़रा। इसमें कह रहा है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1,200 लीटर जल व्यर्थ करता है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट। कभी आपने ध्यान दिया कि जब भी आपके घर में यदि नल ठीक से बंद टाइट तरीके से नहीं हुआ और उसमें से जो टपकती बूंद है, यदि उसी प्रकार से टपकती बूंद बूंद से उस बूंद वाले नल को यदि हम साल भर छोड़ दें 1 साल के लिए, तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाएगा? 1,200 यानी 1,200 लीटर व्यर्थ हो जाएगा जल। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। हुआ ना, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी कम है। और ऐसी चीज़ें कम हैं जिनके बिना हम रहने के लिए सोच ही नहीं सकते, जीवन जीने के लिए सोच ही नहीं सकते इसके बिना। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और उसकी मात्रा तो
और भी ज़्यादा कम है ना, इसलिए ये हमारे लिए मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, बिल्कुल माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो नवीकरणीय संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है। ये जितनी है थी उतनी ही रहेंगी, ये न बढ़ सकती है और न ही घट सकती है। और ये हमें प्राप्त कैसे हो सकती है? ये हमें जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है, और यह हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना इसमें बनने की क्षमता शुरुआत से बनी रह रही है। ओके, और यही क्रम के थ्रू हमें वाटर पानी प्राप्त होता है, और वह न बढ़ सकता है और न ही घट सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्राप्त होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है माय फ्रेंड्स कि जल चक्र किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना जल चक्र क्या होता है, तो आइए हम आपको जल चक्र के बारे में बताते हैं। और ये जल चक्र के द्वारा हमें ये पुनः प्राप्त कैसे होता है ये पानी, इसे भी हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। तो आइए इस चित्र को देखेंगे और हम समझ चक्र का चित्र। सूर्य की गर्मी से इस समुद्र में भाप बन करके ये ऊपर की ओर उठ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम घर पर किसी पैन में यदि हम पानी डाल करके यदि उसे गैस पर खौलाते हैं, और कुछ समय बाद क्या पाते हैं, हम यही पाते हैं कि उस पानी का स्तर जितना था उससे नीचे हो गया है। रीज़न क्या है? पानी कहाँ चला गया? पानी भाप बन करके वो हवा में उड़ गया। तो हमें वो भाप बन करके उड़ा, सेम टू सेम, यानी कि बिल्कुल वैसे ही माय फ्रेंड्स यहाँ भी यही हाल होता है कि यहाँ समुद्र का जो पानी है यह बिल्कुल भाप बन करके सूर्य की गर्मी से ऊपर की ओर उठती है, और ये ठंड होकर के बादल का रूप ले लेती है, और बादल में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, और वो बदल जाती है बादल में, है ना। और जब वो बादल में बदलती है और वो इकट्ठा होते होते जब ठंड होकर के जब ज़्यादा हो जाती है उनका, तो वह पूरा का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद वो वर्षा के रूप में हमें वापस हमारे ज़मीन में वो हमें मिल जाती है, और वो वर्षा रूप में यानी कि पानी के रूप में हमारे धरती पर, यानी कि पर्वतों, पहाड़ों और समतल या जंगलों या जहाँ पर भी वो बारिश होती है, और वही पानी हमारे नदियों और सारे झीलों इन सभी में जा करके, और नदियों में जाती है, और नदी का पानी वापस घूम करके कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। और ये समुद्र में जाने की वजह से पुनः वहाँ पर आ जाती है, इकट्ठा होती है, फिर से सूर्य की गर्मी से वह भाप बन के ऊपर उठती है, और ठंड होकर वो क्लाउड का रूप लेती है, बादल का रूप ले लेती है, और बादल बन करके वो इकट्ठा होती है, और वो फिर वापस दोबारा छोटे छोटे स्नो के रूप में, यानी कि बर्फ़ के रूप में, बर्फ़ के टुकड़े कभी आप सुनते हैं ना कि कहीं पर बर्फ़ की वर्षा हुई, यानी बर्फ़ गिरा, और कहीं पर वो पानी के रूप में हमारे पास वापस हमारे अर्थ पे वो नीचे की ओर गिरती है, और फिर से वो नदियों में जाकर मिलती है, और नदियों के थ्रू वापस हमारे यहाँ पर फिर से। इट मीन्स ये जो चक्र है ना, ये चलता ही रहता है, न इसमें कुछ घटता है और न ही इसमें कुछ भी बढ़ता है। यानी इसमें आपका यह जो चक्र दिया हुआ है, जल का ये जो चक्र है, इसमें यह नहीं है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ेगा पानी का, या फिर घटेगा, नहीं, ये जितना है उतना ही इसी चक्र के द्वारा बना रहेगा। इसीलिए तो इसे जल चक्र कहा जाता है ना। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पानी और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यह आपका तात्पर्य कह रहा है कि जल का जो उपयोगिता है वो कितना अत्यधिक हो गया है। रीज़न यही है कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो असीमित है, और जो जल है हमारा वो सीमित है, क्योंकि वह उतना ही है जितना था।
और यह सीमित और असीमित के दोनों का जो चक्र है ना, आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकती है हम सबके लाइफ के लिए। क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो मांग भी तो बढ़ेगी ना, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों के जो अपने रहन सहन खान पान सब में एक तरह से कमी पे कमी डे टू डे आते ही जाएगा, क्योंकि इन सब की आपूर्ति हो नहीं पाएगी। अलवीय जल तो सीमित है हमारे धरती पर। दूसरा क्या है इसमें कि यह प्रदूषण भी हो रहा है, प्रदूषित भी हो रहा है। हम ऐसा भी नहीं कि जल को हम इतना बचा पा रहे हैं कि प्रदूषित जितना उतना को प्रदूषित भी ना हो, नहीं, जल को हम प्रदूषण तो कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? तो यही फैक्ट्री जो हमारे विद्युत फैक्ट्रीज एक से एक जो हमारे हैं, तो उनसे जो निकलने वाले जितने भी कचरे हैं तो वो सीधा जाती है नदियों में और नदियों से हो जाता है समुद्र में। आखिरकार ये जल चक्र के थ्रू भी हमारे पास वापस लौट करके आ रही है, और नदियों के थ्रू हम पानी जो पी रहे हैं वो भी हमारे ही शरीर में आ रही है। तो नुकसान एक तरह से जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स जो भी बन रहा है और जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सभी के सभी तो फैक्ट्रीज में ही बनते हैं ना, और वहाँ पर तो बिना जल के तो बनेंगे नहीं, जल का तो उपयोग होता होगा ना। और उन्हीं जल के उपयोग को किया गया तो हम खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि वो जहाँ वहाँ से बन करके जो जल को छोड़ा जाता है वो जाता है सीधे नदियों में, और नदियों का जल आप जान रहे समुद्र या फिर हम तक आता है पानी पीने के रूप में। तो जब उनका हम उपयोग करेंगे तो क्या वो हमारे सेहत के लिए हमारे लिए वो सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। प्लस ये तो हमारा मुख्य कारण प्रदूषण के लिए हो गया। दूसरी बात जनसंख्या वृद्धि है, आजकल कोई भी अपनी अपनी कमी में कमी नहीं चाहता है, मतलब फैसिलिटी जो भी बोलिए आजकल के। दूसरी बात ये है कि भोजन या नकदी फसलें या यहाँ तक कि कृषि उद्योग में भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पानी का रोल रखता है। बिना पानी के हम खाएंगे क्या? जब तक कृषि में हमारा नहीं होगा खपत पानी का तो हम तो कुछ खा पी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सारा काम तो हमारा वो कृषि संबंधी से रिलेटेड है। और नगरीकरण भी देखिए डे टू डे बढ़ता जा रहा है, लोगों को शहर में रहना, खाना पीना, गाड़ी व्यवस्था, नहाना धोना, मतलब मेंटेनेंस के लिए तो जल की उपयोगिता बिल्कुल ज़्यादा और भी अधिक बढ़ गई है ना। पहले समय में लोग कम नहाते थे क्योंकि जल उतनी नहीं थी कि घर घर में, क्योंकि उन लोगों को जल घर घर नल से नहीं आता था ना, पहले उन लोगों को जाना पड़ता था, जल लाने के लिए लेकर के आना पड़ता था और घर पर लाके उससे रिलेटेड हर कार्य को करना पड़ता था। लेकिन अब है कि घर घर है तो जिसके कारण जल की खपत और भी ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ हमें 1 बाल्टी की ज़रूरत है वहाँ हम 2 बाल्टी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सोचते क्या जाता है, लेकिन अभी तो नहीं जाता, बाद में ज़रूर जाएगा। सही बोल रही हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमें इन सब चीज़ों को और भी बेटर करने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत तक ही इसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं कि जल की उपलब्धता की समस्या क्या है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, देखिए ये समस्या तो हमारे लिए बनेगी ना। तो क्या समस्या बन रही है वो पढ़ते हैं, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा क्या आप जानते हैं एक बार पढ़ेंगे। ओके, इसमें क्या बताना चाह रहा है हमें? क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। बिल्कुल माय फ्रेंड्स, कुछ शहर ऐसे जहाँ पर पानी की एकदम किल्लत है समझिए, तो वहाँ पर पानी उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। जैसे कहाँ, आइए आपको हम बताते हैं कहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कंट्रीज़ यानी कुछ देशों के नाम हमें दिखाए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से। तो जल उपलब्धता की समस्या को भी समझेंगे उसी बहाने। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भागों और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है ना। तो ये कुछ हमारे सामने ऐसे देश है जो अभी जल की कमी का सामना कर रहा है ना, आपूर्ति का कमी कर रहा है कि मेरा कहने का तात्पर्य है जल की आपूर्ति का भी ये लोग कमी का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट बारी हमारे देश की भी आने वाली है, हम भी इन्हीं में लगे रहेंगे। जिस तरीके से हमारा जो हाल डे टू डे हो रहा है, तो हो सकता है हमारा भी देश का इसमें नाम आ जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अभी से सतर्क होने की आवश्यकता है ना मेरे फ्रेंड्स। सो इन सब को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, खरीद खरीद करके पानी चलाना पड़ रहा है। हमें आई होप उतना भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। हाँ, कुछ शहरों में कुछ राज्यों में खरीद कर पीते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर राज्य में वो चीज़ है। लेकिन आगे ना हो इसके लिए हमें अभी से सतर्कता जरूरी है। ये देश ऐसे हैं जहाँ ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, ये भी सही है। हमारा चलो भारत ऐसे जगह पर तो है जहाँ पर इन सब की चपेट में हर राज्य तो नहीं है ना, एक दो को छोड़ करके।
तो लेकिन ये ऐसे देश है जहाँ पर सबको सूखा का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम ही ऐसा है, जलवायु प्रदेश है ना, ऐसा ही है, सूखा पड़ता है उस जलवायु में। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम हो सकते हैं, हो सकता है ना। और अथवा एक सेकेंड, हाँ ओके, अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संदूक के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। बिल्कुल सही, यह बताया जाया जा रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ तो चलिए जलवायु प्रदेश ऐसा ही यहाँ का स्थिति है कि यहाँ पर इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और प्लस वार्षिक वर्षण विविधता परिणाम में भी अथवा इनका हम देखेंगे जल स्रोत का संदूषण भी जो है वो अभाव में हो रहा है। आगे हम चलते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण। बिल्कुल सही, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था क्योंकि जल संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा ह्रास ह्रास ह्रास, यानी कि नुकसान 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 ही हमें प्राप्त हो रहा था, कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा। हमें क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे उठाने चाहिए कि जल की पूर्ति इतनी ज़्यादा भी ना हमें कमी का सामना करना पड़े कि फ्यूचर को लेकर के हम इतना ज़्यादा सोचना पड़े। तो इसके लिए हमें अभी से सतर्कता जरूरी है। तो संरक्षण कैसे करें, संरक्षण जरूरी है ना। कुछ ऐसे उपाय किया जाए जिनसे उनका बचाव किया जा सकता है। उससे पहले देखिए आपको यहाँ पर 2.8 फिगर में क्या दर्शाया जा रहा है। यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रहा है। यहाँ देखिए यमुना नदी का क्या हाल हो गया। ओ माय गॉड, देखिए तो आप खुद भी देखिए और विचार कीजिए ये क्या स्थिति हो गया। बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा जो यमुना नदी जो बहती थी इतनी सुंदर, यहाँ देखिए ब्लैक पड़ गई है, एकदम काली पड़ गई है लग रहा है देखने में। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि यह औद्योगिक बहिस्राव की वजह से एवं कचरे के प्रदूषण के कारण से। अभी हमने बात किया ना औद्योगिक का जो कचरा जो होता है उनको जो नदियों में जो बहाने का एक जो कार्य है ना, इनकी वजह से बहुत क्षति हो रही है नदियों का। और हमारा सारा काम नदियों से ही होता है ना, पानी का हमारा मेन सोर्सेज में से नदी ही तो है ना। बहुत जगह ये हमारा एक तरह से मेन सोर्स को हम खुद ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, औद्योगिक कार्य चलता रहे, जैसा चल रहा है आप बहाएं, लेकिन ऐसा करके बहाएं कि उस पानी से हमारी नदियों को भी नुकसान ना हो और आपका बन करके जो भी कार्य है, जो भी प्रोडक्ट है वो भी तैयार हो जाए। इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। आखिरकार हम लोग टेक्नोलॉजी भरे एक से विद्युत आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए ना हम सभी का। और दूसरा कारण वो तो था ही, कचरे के प्रदूषण के कारण भी कचड़े भी होते हैं, सो सब लाकर नदियों में ही डाला जाता है। तो अब क्या हाल होगा आप खुद ही सोच लीजिए। और नेक्स्ट हमारा संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है कि चलिए जल संसाधनों का संरक्षण पर हम विचार करते हैं। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। सुन लिया ना आपने, कितनी बड़ी समस्या बन गई बताइए। और बड़ी नहीं, बड़ी समस्या बन गई, नॉर्मल समस्या नहीं, बड़ी समस्या बन गई है। और इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए, हम सबको उठाने चाहिए। और यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, हमने पढ़ा था ना नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये भी बात सही है कि पीड़क नाशक जो भी है जल को तो प्रदूषित करते हैं ना। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल वही बात कहा जा रहा माय फ्रेंड, जो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले कहा, वही बात को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे नदिया का जल, जैसा अभी हमने यमुना नदी का हाल देखा, क्या कारण है जिसकी वजह से, तो ये औद्योगिक बहिस्राव के कारण जो हमने पाया। और इसका क्या, नाइट्रेट धातु, पीड़कनाशी, ये सब जल को प्रदूषित कर देते हैं और घूम फिर के वही हमारे बॉडी में आते हैं, क्योंकि निम्नीकरण भी तो है ना वो ना, और हमारे बॉडी में ही आते हैं, हमें ही नुकसान होंगे, हमारा ही शरीर बर्बाद होगा। और दूसरी बात कि जो हम इस तरीके का प्रदूषण औद्योगिक बहिस्राव करते हैं, उसको यदि हम सही तरीके से कार्य करके और उसको बहाएं तो इससे नुकसान उतना अत्यधिक नहीं होगा।
तो यह आपको इसमें बताया जा रहा है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाहों को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। माय फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताया गया हमारे लिए इस पैराग्राफ में कि हमें स्प्रिंकलर द्वारा, यानी कि हमें कुछ कृषि कार्यों में भी हमें उन चीज़ों को ध्यान से करना की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे माय फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है कि हम बात करें यहाँ पर वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए क्योंकि ये सही करते हैं तो जिसके कारण वर्षा जो है संतुलित मात्रा में हमारी धरती पे वापस उसी प्रकार से जल चक्र के थ्रू मिलती है और जिनसे जमीन में जो भूमि में जितना पानी का होना चाहिए मात्रा वो रहती है और वन और वनस्पतियों के द्वारा उसमें मंद बने रहते हैं, जिनके कारण भूमि जल का जो होता है ना वो पुनः पूरित करने में निर्माण बहुत मदद करते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है कि वन और अन्य वनस्पति भी जरूरी है। यहाँ पर आपको जल के रिसाव को कम करने के लिए खेतों में संचित करने वाले नहरों को ठीक करने के लिए, पक्का कहने के लिए, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल गाँव में नहरें होती है ना, तो इनके साइड में यदि बना दिया जाए रोप्स की तरह इस तरीके से जो बनी रहती है, तो इससे क्या होगा ना कि यदि जल इसमें बह रही है, जल ये जाने वाली है ना, जल ये बहती हुई जा रही है आगे, तो ये जल का जो किनारा होगा ना, वो किनारा जो बनाया हुआ होगा उसका, तो जल यहीं तक रह जाएगा, बह करके कहीं और नहीं फैलेगा। इससे जल की बर्बादी नहीं होगी। ये जल सीधा आगे अपनी ओर वहाँ तक जाएगा जहाँ जैसे जरूरत होगी वैसे इस्तेमाल किया जाएगा इस जल का। लेकिन यदि इसे खुला छोड़ देंगे ना, ओपन रख देंगे, तो ओपन छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये तो जल ऐसी बह रही है नदियों की तरह और साइड में बिखर रही है, तो साइड में वो सही नहीं है ना, वो सूख जाएंगी, बेवजह बर्बादी है एक तरह से। तो वही बताया कि संचित नहरों को ठीक पक्का करना चाहिए, यानी कि उसको साइड से अच्छे से उसको बना दिया जाना चाहिए जिससे वो बहाव सही तरीके से हो सके और उससे जल की बर्बादी कम हो सके, क्षति कम होगी ना। और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए हमें स्प्रिंकलों से सिंचाई करने की आवश्यकता। अब स्प्रिंकलर किसे कहते हैं, तो स्प्रिंकलर यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्प्रिंकलर को समझने के लिए बहुत अच्छे से दिया गया है। यह खेतों की सिंचाई के लिए देखिए कितने अच्छे तरीके से काम आता है और इसकी मदद से हम जल को बेवजह बहाना या फिर बेवजह बर्बादी नहीं हो सकती। ये इस तरीके से बहुत खूबसूरती तरीके से मतलब वहाँ पर सिंचाई खेतों की भी आराम से स्प्रिंकलरों के द्वारा की जाती है। और वाष्पीकरण के द्वारा जो भी शुष्क प्रदेश है, जहाँ ऐसे प्रदेश है जहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर किस तरीके से हो, तो वहाँ पर ड्रिप अथवा टपकन कहने का तात्पर्य यह होता है कि जैसे कि एक पाइप लगा दिया गया है ना माय फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, ये फॉर एग्जांपल पाइप गया है खेतों में, सबका अपना अपना खेतों में पाइप गया है और पाइप के बीच में इस तरीके से छेदा कर दिया गया है, यानी छिद्र बना दिया गया है, होल कर दिया गया है। और यह ऐसा क्यों किया गया है, ताकि उस होल से वो पानी की बूंदें जो है ना वो गिरे, कहीं कहीं ऐसे कर दिया गया और उससे वो पानी टपकता रहेगा, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद। हमने ऊपर पढ़ा था ना, बूंद बूंद से मतलब साल भर छोड़ दिया जाए तो इतना सारा 1200 लीटर पानी मतलब स्टोर हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बूंद इसमें से वो सारे छेदों से गिरते रहेंगी ना, और वो से क्या होगा कि भूमि की जो नमी है ना वो बनी रहेगी, उर्वरकता बनी रहेगी और बेवजह जल की बर्बादी नहीं होगी, है ना। सिंचाई का विधि जो है वो बहुमूल्य जो जल संसाधन है वो सही तरीके से मतलब हमें उपयोग भी करते रहेगा, उपयोग भी होते रहेंगे टपकन विधि द्वारा। इसको टपकन विधि बोलते हैं, है ना, इसको टपकन विधि हम कहते हैं। टपक टपक करके मतलब कि सिंचाई करवाना। और ये शुष्क प्रदेशों में होते हैं जहाँ पर पानी का अभाव होता है, पानी की कमी होती है। और इन सभी के थ्रू हम यह क्या कर सकते हैं, हम अपना बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं।
ओके माय फ्रेंड्स, हमने समझा जल संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा। संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि इसमें समस्याएं पैदा हो सकती है। यदि नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जल के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, जाना और पढ़ा। हम अगले भाग में जानेंगे वन्य जीवन संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।